हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं लेखन कला और शहरी जीवन चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। CBSE क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होता है 2 अंक वाले, उसको लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 अंक का, श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता क्या है। श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता क्या है, इसके 2 बिंदु 2 पॉइंट को लिखिए। तो पहला है कि नगर के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि नगर में व्यापार जब शुरू हुआ तो एक दूसरे पर निर्भर थे, क्योंकि अदला बदली चलता था। अदला बदली करके अपना जीवन यापन करते थे लोग। तो नगर के लोग सब लोग एक दूसरे पर निर्भर थे। जो कारीगर था उसको कोयला और ईंधन की आवश्यकता होती थी, तो दूसरों लोगों से और कोयला और ईंधन ले करके अपना काम करता था। तो दूसरा पॉइंट है कि एक पत्थर की मुद्रा तराशने वालों को कांसे के औजार की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी विशेषता तो पत्थर उकेरने तक ही सीमित थी। एक पत्थर की मुद्रा तराशने वाले को उसकी सिर्फ उतना ही विशेषता थी कि वह नक्काशी कर सकता था, पत्थर को उकेर सकता था, और उसको पत्थर को, और जबकि उसको कांसे पत्थर को तराशने के लिए कांसे के औजार की आवश्यकता होती थी। तो इस प्रकार से लेन देन की प्रक्रिया हुआ करती थी। तो एक दूसरे पर लोग निर्भर थे, नगर के लोग एक दूसरे पर निर्भर थे, एक दूसरे से लेन देन किया करते थे। तीसरा पॉइंट है कि कांसे के औजार बनाने वाले को भी तांबा, रागा, जिसको टीन बोला जाता है, और साथ ही लकड़ी के कोयले की आवश्यकता होती थी। तो इस प्रकार से आपस में एक दूसरे से निर्भर थे, एक दूसरे से लेन देन करके अपना जीवन यापन करते थे। तो ये था श्रम विभाजन की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में सामान के आयात निर्यात किस प्रकार होता था। मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार से सामान का आयात निर्यात किया करते थे आपस में। तो पहला पॉइंट है कि मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था, इसलिए वे लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी और अन्य कीमती पत्थरों का तुर्की और ईरान से आयात करते थे। क्योंकि मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन का अभाव था, इसलिए उन्होंने तुर्की और ईरान से लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी और अन्य कीमती जो पत्थर हुआ करते थे उसको उन्होंने उन लोगों ने आयात किया करते थे। और दूसरा पॉइंट है कि वे अपना कपड़ा, कृषि उत्पाद काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। वे कपड़ा और कृषि जितने भी उत्पाद थे, कृषि उत्पाद, वो लोग निर्यात किया करते थे। तो मेसोपोटामिया में सामान के आयात निर्यात इसी प्रकार से निर्भर होता था। इस प्रकार से होता था आयात और निर्यात मेसोपोटामिया में सामान से। क्योंकि मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन का अभाव था, तो यहाँ तुर्की और ईरान से आयात करते थे यहाँ के लोग कीमती सामानों का, और लकड़ी, तांबा, रागी, चांदी, सोना और कीमती सामान जो हुआ करता था उसको आयात करते थे, और वे कपड़ा और कृषि उत्पाद को निर्यात किया करते थे। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया में सामान के आयात निर्यात किया करते थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया की जो भाषा थी किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता था उसको वर्णन करें। तो भाषा का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने में किया जाता था, क्योंकि लोग एक दूसरे से लेन देन किया करते थे, व्यापार के का प्रचलन शुरू हो गया, तो एक दूसरे से लेन देन में याद रखना बहुत मुश्किल होता था। तो मेसोपोटामिया में जो थे पहले तो भाषा याद करके ही लेन देन की प्रक्रिया शुरू किया उन लोगों ने। बाद में फिर लेखन कला का विकास हुआ, तो फिर रिकॉर्ड रख करके, लिख करके उन्होंने हिसाब किताब रखना शुरू किया। तो भाषा का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने में किया, शब्दकोश बनाने में किया, भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए किया भाषा का इस्तेमाल, और कानूनों में परिवर्तन करने के लिए, और पांचवा है कि राजाओं के कार्यों का वर्णन करने तथा आदेश जारी करने के लिए मेसोपोटामिया के लोग भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखिया अपने आसपास लोगों को
क्यों बसाता था? मुखिया जो है अपने ही आसपास में लोगों को क्यों बसाता था, क्या कारण था? तो इस पे तर्क दीजिए। तो इसका पहला कारण था कि आवश्यकता पड़ने पर सेना तैयार मिले होते थे, क्योंकि आसपास लोग जब रहते थे तो मुखिया को जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी, सेना की आवश्यकता होती थी या अपने सुरक्षा की आवश्यकता होती थी, तो सेना तो आसपास से ही सेना को आने में समय नहीं लगता था, हमेशा तैयार रहते थे। तो ये कारण था। और दूसरा कारण था कि आसपास बसने से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। तो मुखिया लोगों को आसपास बसे रहने के कारण मुखिया अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। तो इसलिए मुखिया अपने आसपास ही लोगों को बसाता था, बस यही कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण, पहला कारण था कि मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, क्योंकि इसका कारण बहुत ही पेचीदा था क्योंकि प्रतीकों और चिन्ह जो हुआ करता था लिखने का और पढ़ने का, वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, संख्या में सैकड़ों में हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा हुआ करता था प्रतीक और चिन्ह। इसलिए इसको लिखना और पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता था, बहुत पेचीदा बन गया था। और यही कारण था कि मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे। तो पहला कारण था कि मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, और दूसरा है कि प्रतीकों या चिन्हों की संख्याएं सैकड़ों में थी तथा वे अधिक पेचीदा भी थे। तो यही कारण था कि मेसोपोटामिया के लोग बहुत कम पढ़ लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारी नगर के राजमहल की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। मारी नगर जो था उसके राजमहल की विशेषता क्या थी, उसको वर्णन करने बोल रहा है। तो मारी नगर का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान था। मारी नगर का जो राजमहल था वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान था। और दूसरा पॉइंट है कि यह राजमहल प्रशासन तथा कीमती धातुओं के निर्माण का मुख्य केंद्र था। यहाँ पर प्रशासन और कीमती धातुओं का निर्माण होता था राजमहल में। और तीसरा पॉइंट है कि राजा के भोजन की मेज पर, मजे पर नहीं, मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ, आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा व बियर आदि रखे जाते थे। और चौथा पॉइंट है कि इस विशाल महल में 260 कक्ष थे। तो ये था मारी नगर के जो राजमहल थी उसकी विशेषता में पहला था कि राजमहल के निवास स्थान था। और दूसरी बात है कि यहाँ पर प्रशासन तथा कीमती धातुओं का निर्माण का मुख्य केंद्र था। और तीसरी था कि जो राजा हुआ करता था, राजा के भोजन का जो मेज था उस पर बहुत मात्रा में खाद्य पदार्थ रखा जाता था, मांस, मछली, फल, मदिरा, बियर। और पांचवा पॉइंट था कि इस विशाल महल में 260 कक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो मेसोपोटामिया दो शब्द से मिलकर के बना है। मेसोस और उसका मतलब होता है मध्य, और पोटेमोस इसका अर्थ होता है नदी से मिलकर बना है। तो मेसोपोटामिया जो है नदी, मध्य और नदी से मिलकर के बना है, यानी दो नदी का बीच का जो भूमि उपजाऊ धरती है उसी को मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया शब्द दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को माना जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि यह ऐतिहासिक भूमि आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया जो है इराक गणराज्य का हिस्सा हो गया, इराक का हिस्सा हो गया है आज वर्तमान में मेसोपोटामिया। अब हम इसी चैप्टर से 4 अंक वाले प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट है कि इराक भौगोलिक विविधता का देश है, क्योंकि मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक में है, तो इराक भौगोलिक विविधता का देश है। और दूसरा पॉइंट है कि इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान है, पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान जिसमें छायादार पेड़ और पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर्याप्त वर्षा होने से अच्छी फसल हो जाती है, भूमि वहाँ की उपजाऊ है। और चौथा पॉइंट है कि भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना पेट भर लेती है। पांचवा है कि पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। और छठा है कि दजला व फरात नदियों में इस मैदान को सुंदर, रमणीय,
हरा भरा तथा उपजाऊ बनाया है। तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था कैसी थी, उसका वर्णन करें। तो मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था थी कि यहाँ 7,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व के बीच खेती आरंभ हो गई थी मेसोपोटामिया में। 6 चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इस चैप्टर से हमने 2 वीडियो अपलोड किया है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि 7,000 से 6,000 ईस्वी के बीच खेती आरंभ हो गई थी मेसोपोटामिया में। और दूसरा पॉइंट है कि यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, मटर, मसूर है। गर्मियों में खजूर के पेड़ अत्यधिक फल देते थे। समकालीन सभ्यताओं में सबसे अच्छी खेती यहीं पर होती थी। समकालीन सभ्यता में सबसे अच्छी खेती मेसोपोटामिया में हुआ करती थी। और चौथा है कि ऊंचाई वाले इलाकों में भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिल जाती थी ऊंचली इलाकों से। और पांचवा है कि स्टेपी घास के मैदान वहाँ जो पाया जाता था, स्टेपी घास के मैदान है, तो इस स्टेपी घास के मैदान में पशुपालन भी आजीविका का अच्छा साधन है, क्योंकि स्टेपी घास के मैदान से पशुओं को चारा मिल जाता था और यही कारण था पशुपालन एक आजीविका का एक अच्छा साधन। और छठा पॉइंट है कि दजला व फरात कई धाराओं में बढ़कर नहरों के रूप में खेती की सिंचाई करती है। और सातवां पॉइंट है कि अच्छी खेती ही शहरी जीवन का आधार है। तो यह है मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था इस प्रकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व था, विवेचना कीजिए। तो मेसोपोटामिया में शहरीकरण की जो महत्व था उसमें पहला पॉइंट है कि खाद्य उत्पादन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगी थी मेसोपोटामिया में, क्योंकि वहाँ की धरती भी उपजाऊ थी जिसके चलते उपज बहुत अच्छा हो जाया करता था। और खाद्य उत्पादन के साथ साथ अधिक गतिविधियां भी धीरे धीरे विकसित होने लगी और जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से कस्बे बसने लगे, धीरे धीरे कस्बे बसने लगे और धीरे धीरे कारोबार बढ़ने से व्यापार के केंद्र बन जाते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है और श्रम विभाजन का भी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि श्रम विभाजन से लोग का रोजगार मिला और सब श्रम और लोग जो है अलग अलग कामों में लग गए, अलग अलग व्यापार करना शुरू कर दिए। कोई नक्काशी का काम करना शुरू कर दिया, तो कोई ईंधन का व्यापार करना शुरू कर दिया, कोई कृषि, तो कोई पशुपालन। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन का भी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और छठा है कि कुशल परिवहन व्यवस्था का भी इस सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान है। तो मेसोपोटामिया में शहरीकरण का यही महत्व था और यही कारण था कि धीरे धीरे कारोबार बढ़ने से व्यापार के केंद्र बन गया था और धीरे धीरे एक बहुत ही शहर का विकास हुआ और बहुत ही सुंदर शहर बन गया था, दक्षिणी शहर मेसोपोटामिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन कीजिए। लेखन कला किस प्रकार से हुआ था मेसोपोटामिया में और इसका क्रमबद्ध विकास किस प्रकार से हुआ था उसका वर्णन करें। तो मेसोपोटामिया में जो लेखन कला हुई थी उसका पहला पॉइंट है कि मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पटकाओं पर लिखा करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग में रिकॉर्ड रखने के लिए व्यापार जब शुरू किया, लेन देन जब करते थे, तो एक लेन देन करने वाले कई एक लोग हुआ करते थे और कई एक लोगों के साथ लेन देन हुआ करता था। तो इस प्रकार से इतना याद रखना बहुत मुश्किल होने लगा। तो धीरे धीरे लोग गीली मिट्टी को गीला करके और गीली मिट्टी से पट्टिका बनाना शुरू किया और पट्टिका बना करके उस पर सरकंडे के नुकीले छोर से लिखना शुरू किया और उस पटका को सुखा दिया जाता था। तो इस प्रकार से लेखन कला का विकास हुआ धीरे धीरे मेसोपोटामिया में। तो मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पटकाओं पर लिखा करते थे। चिकनी मिट्टी को आकार देकर सुखाया जाता था। लिखने वाली सतह चिकनी बनाई जाती थी, जिस तरफ से लिखा जाता था उस सतह को बहुत चिकनी बनाई जाती थी और सरकंडे की तीली की नोक से पट्टी पर लिखा जाता था। पट्टी धूप में सुखाकर पक्की हो जाती थी और यहाँ पर खुदाई से सैकड़ों पट्टिकाएं मिली है और इसी से पता चलता है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी मेसोपोटामिया के इलाकों में
ग्रामीण लोगों के मध्य झगड़ा हुआ करता था। क्यों? इसका क्या कारण था कि ग्रामीण इलाकों में लोग हमेशा झगड़ते थे। मेसोपोटामिया के दक्षिणी मेसोपोटामिया के इलाके में ग्रामीण लोग हमेशा झगड़ा करते थे। तो इसका कारण था कि ग्रामीणों में पानी व जमीन के लिए झगड़े बार बार हुआ करते थे। ये जो झगड़ा होता था कभी पानी के लिए तो कभी जमीन के लिए। और दूसरा पॉइंट है कि नदियों के रास्ता बदलने से लोग पुनः स्थापित होते रहते थे, क्योंकि नदियां जो है समय समय पर रास्ता बदल देती थी। और तीसरा पॉइंट है कि नदी की जल धाराओं के ऊपर रहने वाले लोग सारा पानी अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेते थे। नदी की जो जलधारा के ऊपर रहते थे लोग, और उन लोगों ने अपने खेत की सिंचाई के लिए सारा पानी को अब इस्तेमाल कर लेते थे, और जो निचले इलाके में लोग रहते थे उन तक पानी नहीं पहुंच पाता था। तो कभी कभी नदी में गाद जमने से नदी का बहाव भी रुक जाता था, इसलिए नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता था पानी, और उनके खेत सूखे रह जाते थे। यही कारण था कि दक्षिणी मेसोपोटामिया के इलाके में ग्रामीण लोगों के मध्य हमेशा झगड़ा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में परिवार व शादी के लिए कैसे नियम थे, किस प्रकार का नियम था, स्पष्ट कीजिए। तो परिवार और शादी के लिए मेसोपोटामिया में जो नियम थे उसमें पहला है कि समाज में एकल परिवार ही आदर्श माना जाता था। समाज में एकल परिवार की व्यवस्था थी। और दूसरा था कि पिता परिवार का मुख्य होता था, यानी पिता प्रधान सभ्यता थी मेसोपोटामिया की। और तीसरा था कि शादी की शुरुआत में वधु के माता पिता अपनी सहमति देते थे। और चौथा कारण था कि विवाह की रस्में पूरी होने पर दोनों पक्ष उपहारों का आदान प्रदान करते थे। पांचवा कि एक साथ बैठकर भोजन करते थे। मंदिर में पूजा करने के बाद सास नववधु को लेने आती थी, और शादी के बाद पुत्र माता पिता के पास ही रहता था, और पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को ही मिलता था। तो ये था मेसोपोटामिया के परिवार और शादी के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर शहर की नगर योजना का वर्णन कीजिए। ऊर शहर की नगर योजना कैसी थी उसका वर्णन करें। तो ऊर नगर की गलियां संकरी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। गलियां चौड़ी नहीं थी, सीधी नहीं थी। तो ऊर नगर की जो गलियां थी संकरी थी और टेढ़ी मेढ़ी थी। अनाज के बोरे, ईंधन के गट्टे गधे पर लाद करके लाया जाता था, घर में लाया जाता था। गलियां बहुत घुमावदार व पतली थी। जल निकासी के लिए नलियां सड़कों के किनारे ना होकर घरों के भीतर पाई जाती थी, और लोग वर्षा के जल के लिए घर में हौज बनाते थे, जिससे बाहर गली में कीचड़ ना हो जाए। तो यह था ऊर शहर की नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो यह कहना सही होगा क्योंकि मारी नगर में किसान तथा पशुचारक दोनों हुआ करते थे। तो पशुचारकों को जब अनाज धातु औजार आदि की आवश्यकता होती थी, तब वे अपना पशुओं तथा उनके लिए पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले चीजें प्राप्त करते थे। पशु चमड़ा, मांस, दूध जब देते थे उसके बदले में अनाज और धातु के औजार प्राप्त करते थे। और दूसरा पॉइंट है कि गोबर की खाद भी किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, इसलिए गोबर का खाद पशु से मिलता था, और उसके बदले में अनाज किसान से पशुचारकों को मिल जाता था। और चौथा है कि गडेरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेत से गुजर जाते थे। परिणाम स्वरूप इसका परिणाम यह होता था कि किसानों की फसल को हानि पहुंचती थी। गडेरिये जो थे, खानाबदोश लोग जो थे, कई बार किसानों की बस्ती पर हमला बोल देते थे, और किसान भी कई बार नदी नहर तक जाने से गडेरियों को रोक देते थे, इसलिए दोनों के बीच झगड़ा होते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारी नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, तर्क दीजिए। तो मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। यहाँ से लकड़ी, तांबा, रागा जिसको टीन बोलते हैं, तले, मदिरा आदि माल फरात नदी से तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि के साथ व्यापार होता था। दक्षिणी नगरों को जाने वाले पोत जो पत्थर, चक्की, लकड़ी, शराब और तेल के पीपों से लदे होते थे, मारी में ही रुकते थे।
लदे माल पर 10% कर वसूल किया जाता था और यह नगर उन दिनों तांबे और टीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मारी नगर कांसा औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। कांसा को औजार बनाने में प्रयोग किया जाता था। मारी नगर व्यवस्था के लिए संपन्न व समृद्ध नगर था। मारी नगर जो था व्यापार के लिए संपन्न और समृद्ध नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ किस्से कहानियां को तो मौखिक रूप से याद करते थे, परंतु विज्ञान गणित को जीवित रखने के लिए दस्तावेजों किताबों की आवश्यकता होती थी और काल गणना का लेखा जोखा के भी लिखित रूप में मिला है। चंद्र ग्रहण का हिसाब रखा जाता था। विद्यार्थीगण पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ते थे। कुछ छात्रों को इतना संपन्न बनाया जाता था कि बौद्धिक उपलब्धियों को संवार कर अगली पीढ़ी को प्रदान करे। यह सब लेखन कला की देन है जिसे हम मेसोपोटामिया की उपलब्धि जान पाए हैं। अब है इसी चैप्टर से 8 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं। इस 8 अंक वाले प्रश्न को भी, जिसमें इसमें पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करें। तो मेसोपोटामिया की जो उपलब्धि थी वह था लेखन कला। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है मेसोपोटामिया की लेखन कला का। और दूसरा उपलब्धि है कि गणित की गणनाओं का विकास मेसोपोटामिया का ही देन है। और तीसरी है विद्यालय जैसी संस्थाएं मेसोपोटामिया के दिन है। मेसोपोटामिया के शहरी लोग का आधुनिक तौर तरीके से परिचित होना यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था मेसोपोटामिया के बहुत बड़ी उपलब्धि में से एक है। और उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी दस्तावेज का होना यह भी मेसोपोटामिया के लिए उपलब्धि में से एक है। और मोहर एक शहरी शिल्पकृति, 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास और लेखन प्रणाली मेसोपोटामिया की बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक है। और शहरीकरण का जो महत्व है, सबसे पहले मेसोपोटामिया में शहरीकरण का विकास हुआ था। तो यह है मेसोपोटामिया के उपलब्धियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर नगर की नगर योजना को विस्तार करें। तो उर नगर की सबसे पहले खुदाई हुई थी। उर नगर की पतली व घुमावदार गलियां थी। उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। नगर नियोजन अच्छी तरह से नहीं थी, अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उर में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। घरों के बारे में अंधविश्वासों का प्रचलन था। कमरे में खिड़कियां का अभाव था। शकुन अपशकुन संबंधी बातें हुआ करती थी। नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान बना हुआ था। आंगन में हौज बना हुआ था और सामान का लाना ले जाना होता था गधों पर लाद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ था। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता के और इत्राना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर होते थे। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे, देवी देवता पर चढ़ाते। जैसे आज हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी तरह से अन्न, दही, मछली देवी देवताओं के लिए लोग लाया करते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में की जाती थी। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे बल्कि आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है।
तो इसका जो है दुनिया की मेसोपोटामिया सबसे बड़ी देन जो है मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्यापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली है, जो मिट्टी की पट्टिका हुआ करती थी जिस पर लिखते थे, रिकॉर्ड रखते थे। तो जो पट्टिका मिली है 1800 ईसा पूर्व के आसपास, तो जिसमें गुना और भागा की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रविधि ब्याज की सारणियां दी गई है उस पट्टिका पर। मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीने में विभाजन और एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, ऐसा मेसोपोटामिया से ही हमें ज्ञात हुआ है। एक दिन का 24 घंटों में विभाजन और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, आज यह सब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, जो मेसोपोटामिया के वासियों से ही हमें ज्ञात हुआ है, मेसोपोटामिया के खुदाई के बाद। और चौथा है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर वर्ष, मास, दिन के अनुसार उनका हिसाब रखकर गणना की जाती थी। रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर नजर रखते हुए गणना की जाती थी। ये सभी मेसोपोटामिया का ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धि को वर्णन कीजिए। तो मेसोपोटामिया की जो उपलब्धि थी, लेखन कला का विकास मेसोपोटामिया में हुआ, गणित की गणनाओं का विकास मेसोपोटामिया में हुआ, शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था मेसोपोटामिया से हमें मिला, विद्यालय जैसी संस्थाएं मेसोपोटामिया से हमें मिला, और 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास मेसोपोटामिया में हुआ। विवाह, उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी दस्तावेजों का होना, यह सब मेसोपोटामिया की सभ्यता में थी। और मोहर एक शहरी शिल्पकृति मेसोपोटामिया में थी, और शहरीकरण का महत्व जो था मेसोपोटामिया के से ही मिला, उसका खुदाई से उसका स्रोत मिला। तो ये थे लेखन कला और शहरी जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।